Hello, my name is Avinav Prakash and I have a score 279 rank in UPSC Civil Service 2022. आज ये जो वीडियो होगा वो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा और कुछ क्वेरीज थे, मैं उसको कंपाइल्ड करके उस क्वेरीज के आंसर देने का कोशिश करूँगा, लाइक हाउ टू मेक अ नोट मेकिंग एंड हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड सो ऑन। तो बहुत टाइप के क्वेरीज थे, तो मैं सबको रिप्लाई करने का इस वीडियो में कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। देखिए, प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है उसमें जैसा कि सारे टॉपर्स बताते हैं, पहला तो कि रिसोर्सेज को हमें लिमिटेड रखना है। जितना कम से कम हम रिसोर्सेज को रेफ़र करेंगे उतना बेहतर हमारे लिए होता है। तो सबसे पहला है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत बाइबल है और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के अलावा कुछ भी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा। मेडिवल के लिए या तो आप सतीश चंद्रा को पढ़ ले या फिर जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11th का, आप उसको रेफर कर सकते हैं, दैट इज़ इनफ। फिर है वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम सही है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए या नहीं, या फिर से मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो बिपिन चंद्रा का भी एस्पेक्ट को स्पेक्ट्रम कवर कर रखा है और वो पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो प्रीलिम सेंट्रिक ही है, तो आप स्पेक्ट्रम को ही रेफर करें, दैट इज़ गुड फॉर द प्रीलिम्स। कल्चर के लिए फाइन आर्ट का एक किताब है क्लास 11th का, और साथ ही साथ आप मृणाल का कुछ वीडियो देख ले, लाइक पपेट्री पे या जो पेंटिंग्स होते हैं उस पे, तो आपका कल्चर वाला एस्पेक्ट कवर हो जाएगा। इसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी है हिस्ट्री में, जैसे कि जो बुद्धिस्ट सेक्ट है, जैसे थेरावाद सेक्ट या अस्थारवादीन सेक्ट्स एंड बहुत सारे इसमें हैं, जैनिज्म में है जो भी सौतांत्रिका सेक्ट एंड ऑल, तो इन सबको आप देख लें। जो भी बुद्धिज़्म और जैनिज्म में सेक्ट्स हैं उसको आप देखें। दूसरा, इस संस्कृत टर्म्स पे आप जरूर ध्यान दें, जैसे अग्रहारा या घटिका या ब्रह्मद्या, तो ये सब टर्म्स पे आप ध्यान दें। इसके अलावा करंट जो टॉपिक्स चल रहे हैं तो उस पर आप फोकस करें। जैसे कि अगर सोमनाथ टेम्पल या कोई भी टेम्पल न्यूज़ में है या वहाँ पे इनॉग्रेशन कुछ हो रहा है, तो उस टेम्पल का आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें कि उसको बनवाया कौन है, कब बना है, या उस वहाँ पे कौन से डेटी हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए क्लास 9th to 12th तक का एनसीईआरटी को आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें। क्लाइमेटोलॉजी, जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आप जीसी लियोंग बुक को रेफ़र कर सकते हैं। उसका सेलेक्टेड जो क्लाइमेटोलॉजी वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद आप मैपिंग का प्रैक्टिस करें। इंडिया में कौन कौन से रिवर्स है, कहाँ कहाँ है, कौन सा है, जैसे तीस्ता पे क्वेश्चन आ जाता है, या ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आ जाता है, या इंडस के ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आ जाता है। सिमिलरली ग्लेशियर पे आप थोड़ा सा पकड़ बनाएं कि ग्लेशियर कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, जैसे नुब्रा पे क्वेश्चंस, नुब्रा रिवर पे आ गया था कि नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर के किस साइड है, तो ग्लेशियर हो गया। लेक पे आप अपना बना ले, रामसर साइट्स पे बना ले, आप माउंटेन्स पे बना ले, डैम पे बना ले, तो ये सब पे थोड़ा आप मैपिंग प्रैक्टिस कर ले। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर में साइट्स है, जैसे पिछले साल अफ़गानिस्तान न्यूज़ में था, तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डरिंग स्टेट पूछ दिया। सिमिलरली जो न्यूज़ में रहता है, जैसे कि इस साल यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा था, तो यूक्रेन पे पूछ दिया कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं। इसी तरह से वर्ल्ड के भी आप मैपिंग पे थोड़ा काम करें, जैसे कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे, कमचटका पेनिनसुला कहाँ पे है, उसके आसपास कौन से रीजन है, कैस्पियन सी कौन कौन से कंट्रीज़ कैस्पियन सी को बॉर्डर करते हैं, मेडिट्रेनियन सी को, रेड सी को, पर्सियन गल्फ को, ब्लैक सी को, तो ये सब आप थोड़ा देख ले। ग्रासलैंड कहाँ कहाँ कौन कौन से ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, ये सब पे आप कर ले, तो ज्योग्राफी का सेक्शन भी हो जाएगा। इसके अलावा भी ज्योग्राफी में कुछ 10-15 टॉपिक्स हैं जो आपको ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा, ना ही जीसी लियोंग में मिलेगा, एंड ना ही करेंट में वो चीज़ देखने को मिलता है, और उस पर
यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि ला नीना, अल नीना, पोलर वॉर्टेक्स या जेट स्ट्रीम हो गया, या आपका इंडियन ओशियन डाइपोल हो गया। तो ये सब टॉपिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सब टॉपिक्स को आप थोड़ा अच्छे से करें। तो जब आप पीवाईक्यू देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये सब टॉपिक्स पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको सेपरेटली अच्छे से स्टडी कर लें। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स को आप पूरे इकोनॉमिक्स को आप 5 पार्ट में डिवाइड करें। एक बेसिक इकोनॉमिक्स जिसमें नेशनल इनकम, जीएनपी, जीडीपी क्या होता है एंड सो ऑन। दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस तरह से। थर्ड जो है वो है फिजिकल पॉलिसी, जिसमें बजट वाला एस्पेक्ट आता है कि कैपिटल बजट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड ऑल, ये सब जो एस्पेक्ट है वो आप यहाँ से कर लें। एफआरबीएम का क्या क्या रिकमेंडेशंस है। फोर्थ जो एस्पेक्ट है वो है इंटरनेशनल एस्पेक्ट, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफडीआई है, एफआईआई है, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, तो ये सबको आप इस वाले सेक्शन में करें। और फिफ्थ जो सेक्शन है वो है फाइनेंशियल मार्केट का, जिसमें बॉन्ड, डिबेंचर, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब आता है, तो आप उसको एक साइड करें। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक जो है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप विज़न का मैगज़ीन प्लस आप किसी एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें, वो बहुत आई थिंक वो इनफ होता है। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आईएएस में सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है। जैसे आपको वो पता चल जाएगा कि वेटलैंड हो गया, या जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स वाला हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन वाला सेक्शन हो गया, आप उसको पढ़ें। दूसरा आपको करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, जैसे कि आपका डाउन टू अर्थ एक आता है, आप गूगल पे सर्च कीजिए डाउन टू अर्थ, आपको उसमें इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, वाइल्ड लाइफ और ये सब आ जाता है। विज़न का मंथली मैगजीन हो गया, और अपना एक न्यूज़पेपर, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो, आप किसी भी एक को रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें मिसलेनियस भी है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, रामसर साइट्स हो गया, तो ये सब को आप थोड़ा सा कर लें। अब इस साइट्स को भी करने का एक अलग मतलब वे होता है कि जैसे कि अगर आपका क्वेश्चंस है लेट्स से कि आप अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व्स पे कर रहे हैं, तो जैसे केरला बना है, तो मतलब नीलगिरी का आप कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अगर आप नेशनल पार्क कर रहे हैं तो केरला का, जब आप केरला एसेट एक बनाइए, केरला में ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क में कौन कौन सा रिवर क्रॉस होता है, वहाँ का हैबिटेट क्या है, आप इस टाइप से बनाइए। सिमिलरली करंट अफेयर जब आप पढ़ते हैं, जैसे कि अगर एशियाटिक चीता न्यूज़ में है, तो एशियाटिक चीता को देखिए कि उसका हैबिटेट क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, तो ये इस तरह से देखिए, और उसका कंपैरिजन कीजिए टाइगर से कि टाइगर का हैबिटेट क्या है। ठीक है, एशियाटिक लायन या अफ्रीकन लायन इंडिया में लाया जा रहा है, अफ्रीकन लायन या अफ्रीकन चीता लाया जा रहा है, तो चीता क्यों लाया जा रहा है, चीता का हैबिटेट किस टाइप का है, टाइगर का हैबिटेट और चीता का हैबिटेट में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से एक आप अगर स्टडी करेंगे तो इजीली आपका ये वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। यही है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है जहाँ से हर साल आते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2006 है, तो ये सब को आप थोड़ा देख लें। आई थिंक प्रीलिम्स प्रीलिम्स इतना अगर आप कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आप प्रीलिम्स के लिए जो आप मुझे लगता है कि इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करें। अब हम बात करते हैं जो क्वेरीज थे, तो एक का था कि पहला था कि नोट्स मेकिंग का क्या होना चाहिए, डिजिटल या, देखिए मेरा दोनों होता था, फिजिकल नोट्स मेकिंग भी होता था और डिजिटल भी होता था। एक्चुअली मैं बहुत सारे करंट अफेयर जो कि बहुत स्टडी करना होता था, या जो मैं डाउन टू अर्थ से या जो मंथली मैगजीन से जो मुझे मिलता था, मैं उसको डिजिटल बनाता था।
जो न्यूज़पेपर से होता था मैं उसको फिजिकल फॉर्मेट में बनाता था, तो मेरा दोनों मिक्स होता था। एवर नोट्स जो है डिजिटल नोट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग को प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो सी आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, बिकॉज एक साल यूपीएससी को समझने में लग जाता है, उसके डिमांड को समझने में लग जाता है, और फिर एक साल आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होता है एंड देन आप 1 गो में निकाल लेते हैं। तो 2 साल कम्प्लीटली लग जाता है इसमें। तो आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं आई थिंक उनको भी उस टाइप से बैलेंस अप्रोच के साथ आप अगर तैयारी करते हैं, जैसे कि आप सुबह में उठें तो अभी आप लोकल न्यूज़ पढ़ते होंगे, बिकॉज न्यूज़पेपर तो हम लोग का लाइफ का एक पार्ट है। मतलब आप जॉब में हो या कैसे भी हो, अगर आप एक मैच्योर्ड पर्सन है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बस जो आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप उसको रिप्लेस कर दीजिए नेशनल न्यूज़पेपर से। हिंदी मीडियम के लिए जनसत्ता है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू है। इसके अलावा आप जॉब के बाद जो आपको टाइम मिलता है आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप 2 सब्जेक्ट को लेके चले। जैसे ये उन लोगों के लिए भी है जो अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं। आप कोशिश कीजिए कि एक टाइम पे एक दिन में 2 सब्जेक्ट कवर करें। मतलब टारगेट सेट कर लीजिए कि 50 पेज हमको पॉलिटी का पढ़ना है, 50 पेज ज्योग्राफी का पढ़ना है। तो ऐसे आपको ये लगेगा कि हम 2-2 सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आप में आते जाएगा और आपका सिलेबस भी अच्छे वे में कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड जो क्वेरीज था वो था कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। देखिए, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में ऐसा कोई क्वेश्चन आया है। अगर क्वेश्चन आया है तो आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका जो पहला आंसर हो उसमें 1 आवर लग जाए आपको, या 45 मिनट लग जाए उस आंसर को कंप्लीट करने में, बट वो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग का जो हमारा आंसर होता है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, बट आपको क्या करना है कि उससे घबराना नहीं है। उसको आपको खुद को तो चेक करना ही है, साथ ही साथ आप थर्ड पर्सन को दिखाएं और उसका फीडबैक लें, या आप टॉपर्स के आंसर शीट देखें और उससे अपने आप को एनालाइज करें कि उनका आंसर और आपके आंसर में कितना गैप है, एंड देन आप काम कीजिए उस चीज़ों पे जो भी आपको गैप दिख रहा है। देन ग्रेजुअली आपका जो 45 मिनट है वो 7 मिनट पे आ जाएगा, और आंसर का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो आंसर राइटिंग का सिर्फ यही एक टेक्निक है अच्छा लिखने का कि आप कंटिन्यूसली आंसर लिखें, डेली 1-2 आंसर लिखते रहें। टाइम कितना लगे, 1 घंटा लगे, उससे घबराना नहीं है, आपको लिखना है। वो ग्रेजुअली कम होते होते 6-7 मिनट पे आ जाता है। मेरा भी खुद जब मैं फर्स्ट आंसर लिखा था तो 1 आवर समथिंग मिनट लगा था, एंड देन एक टाइम आता है जब 6 मिनट में आप आंसर लिख देते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिस हो जाता है, आपको उस टॉपिक पे और अच्छे से कमांड हो जाता है, उस टॉपिक पे समझ और अच्छे से विकसित हो जाता है। तो ये था। इन सब के अलावा एक जो प्रीलिम्स में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है टेस्ट सीरीज़। आप 100+ टेस्ट सीरीज़ लगाएं, मतलब जितना पॉसिबल हो सके आप टेस्ट सीरीज़ लगाएं और एलिमिनेशन टेक्निक सीखने का कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर, देखिए रियल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है 30 to 35 क्वेश्चंस के बाद हम किसी को भी कंप्लीट आंसर नहीं पता होता है। यूपीएससी का जो डिमांड है हम लोग फिर एलिमिनेशन टेक्निक पे ही चलते हैं, तो जिनका एलिमिनेशन टेक्निक अच्छा होता है वो अच्छा। हालांकि इस साल का जो पेपर था वो एक्सेप्शनल था, मतलब इस साल का जो ऑप्शन था उसमें एलिमिनेशन टेक्निक ही हटा दिया गया। तो बट स्टिल हर साल मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर एलिमिनेशन टेक्निक हटा भी देता है फिर भी टेस्ट सीरीज टू एन एक्सटेंट काम आ जाता है। आप अगर टेस्ट सीरीज दिए हैं तो आपको ऐसे भी अगर आप 100 दिए हैं तो 10,000 क्वेश्चंस पे आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है। तो 10,000 टॉपिक्स मैटर करता है, मतलब आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से आप वो कर करके आप आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, और थैंक यू सो मच। अगेन किसी का भी क्वेरीज होगा आप कमेंट पे पोस्ट कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपने नोट्स और जो मेरे आंसर शीट होता है मैं वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। अगेन टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूँगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।